आज की अपनी इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 7 और चैप्टर नंबर है आपका 4 कृषि विज्ञान के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, ऑप्शन नंबर गया है आपका 78%। फिर आपका दूसरा, अमोनियम सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट में ऑप्शन नंबर ख 20% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो ये है आपका 16% की। 4 नंबर पर म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम पाया जाता है वो पाया जाता है 60%। यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। 5वां नंबर है, जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। देखिए, जटिल उर्वरक 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है, जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैव उर्वरक मृदा में अगर नाइट्रोजन बढ़ाना है तो प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, ये आपकी बुक में सामने लिखा है, यहाँ से छाट करके आपने खाली स्थान में लिखना है। तो 79% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है, यूरिया में नाइट्रोजन की 46%, ये 46 खाली स्थान में भरेंगे आप, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की 32, यहाँ पर 32 लिखेंगे खाली स्थान में, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की 48% मात्रा पाई जाती है। मिश्रित उर्वरक होता है, ये सस्ता होता है, खाली स्थान में सस्ता आप लिखेंगे। राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में स्थिर करता है किस चीज़ को? नाइट्रोजन को। मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण करने की एक विधि है, तो कैसी? रासायनिक विधि। ये खाली स्थान में आप लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। मैंने आपको सुमेल करके पहले ही दे दिया है, आप अपनी बुक में देखिए किस प्रकार वहाँ पर है और आप इस प्रकार सुमेल कर लीजिए। जैसे कंपोस्ट, कार्बनिक खाद, डाई अमोनियम सल्फेट जटिल उर्वरक, सूक्ष्मजीव कल्चर जैव उर्वरक, मृदा परीक्षण उर्वरता निर्धारण, नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें, दलहनी फसलें, सिंगल सुपर फास्फेट, अकार्बनिक उर्वरक। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जैसे पहला है, यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, देखिए ये गलत है। नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है, ये भी गलत है। रॉक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, ये सही है। फास्फोरस वायुमंडल से बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, ये सही है। पोटास पौधों में जड़ों एवं तनों को मजबूत करता है, ये सही है। मृदा नमूना छायादार स्थानों से एकत्रित किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 5, खाद को परिभाषित कीजिए। आप एक हेडिंग डाल लेंगे खाद और उसमें लिखेंगे कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद मलमूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद और जैविक खाद तथा हरी खाद इसके जो है अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, नाइट्रोजन उर्वरक वर्गीकरण कीजिए। देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण करना है, उत्तर में आप लिखेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण, ये हेडिंग आपका होगा। रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है वो है नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक में एक होता है सोडियम नाइट्रेट, एक होता है कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होती है, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होती है। इन उर्वरकों का जो प्रयोग है वो खड़ी फसल में जो है छिड़काव के रूप में किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अमोनियम उर्वरक के रूप में। एक होता है अमोनियम सल्फेट, एक होता है डाई अमोनियम फास्फेट। अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन, डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन
अमोनियम रूप में मिलता है और इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। तीसरे नंबर पर होता है आपका अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। इनमें एक होता है अमोनिया नाइट्रेट, एक होता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनिया नाइट्रेट 33.5% नाइट्रोजन होती है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन होती है। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। एक होता है नाइट्रोजन का घोल, ये अमोनिया यूरिया घोल होता है, इसमें 35% नाइट्रोजन होती है। एक होता है एमाइड उर्वरक, ये होता है यूरिया, इसमें 40% नाइट्रोजन पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है, फल छोटे छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पहले ही में गिर जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण की बात हम करें, हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं। देखिए, इसमें जो है 16% फास्फोरस होती है। एक है मोनो अमोनियम फास्फेट, इसमें 48% फास्फोरस होती है। दूसरा है साइट्रेट घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक है डाई कैल्शियम फास्फेट, एक है बेसिक स्लैग। देखिए, डाई कैल्शियम फास्फेट में 32% फास्फोरस होता है और बेसिक स्लैग में 15 से 25% फास्फोरस होता है। इसमें फिर तीसरे नंबर पर आता है अघुलनशील। ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में घुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। इसमें एक होता है रॉक फास्फेट, एक होता है हड्डी का चूरा। और रॉक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस और हड्डी के चूरे में 20 से 25% फास्फोरस होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, पोटास पौधों की वृद्धि और फसलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है? मृदा परीक्षण की आवश्यकता, ये आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मृदा जो है फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए मृदा परीक्षण करा जाता है। देखिए, मृदा परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण हो जाता है कि मृदा में पोषक तत्व कौन कौन से हैं या नहीं हैं। ये रहा हमारा, दोबारा देखते हैं। मृदा से जो है सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण हो जाता है। फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन हो जाता है, किस किस तत्व की कमी है जो है हमारी उसमें मृदा में। और तीसरा है ऊसर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 11, जैव उर्वरक क्या है? देखिए, जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जैव, ये यहाँ पर जैव हैं, कुछ जैव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्र सड़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80 प्रति हेक्टर खर्च आता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। आप उत्तर में लिख सकते हैं नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण, ये हेडिंग होगा। फिर आप लिखिए रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, इसमें सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है।
फिर दूसरा है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक की बात करते हैं तो अमोनियम सल्फेट जो है 20% नाइट्रोजन होती है और एक डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर तीसरा होता है अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। अमोनिया नाइट्रेट 33.5% नाइट्रोजन होती है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन होती है। इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। फिर एक होता है नाइट्रोजन घोल। ये होता है अमोनिया यूरिया घोल, इसमें 35% नाइट्रोजन होती है। इसके बाद है एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरक यानी कि यूरिया, इसमें 40% नाइट्रोजन होती है। अब महत्व की हम बात करते हैं कि पौधों के लिए नाइट्रोजन का क्या महत्व है। अब हम देखते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है, अनाजों के उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन लिखिए। इसमें सबसे पहले हम वर्गीकरण की बात करते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील। इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। जल में घुलनशील है सिंगल सुपर फास्फेट और मोनो अमोनियम फास्फेट। 16% फास्फोरस होती है सिंगल सुपर फास्फेट में और मोनो अमोनियम फास्फेट में 48% फास्फोरस होती है। दूसरा है साइट्रेट घुलनशील। इसमें साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है। डाई कैल्शियम फास्फेट होता है और बेसिक स्लैग 32% फास्फोरस और 15 से 25% फास्फोरस बेसिक स्लैग में होता है। उसके बाद एक होता है अघुलनशील। ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय जो है मृदाओं में किया जाता है सबसे अधिक। एक होता है रॉक फास्फेट और एक होता है हड्डी का चूरा। देखिए, रॉक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस होती है और हड्डी के चूरे में 20 से 25% फास्फोरस होती है। फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव हम हेडिंग डाल लेंगे, तब लिखेंगे कि फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फसलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है और दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है। नाइट्रोजन की विषालुकता कम करता है। पौधे में फूल एवं दाने लगने में सहायता करता है। फसलों में बीमारियां कम लगती हैं। पौधे में प्रोटीन की मात्रा को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटास के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण, इन उर्वरकों को 2 समूह में बांटा गया है। पहला है पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं। मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड है जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है पोटेशियम उर्वरक को जिसमें क्लोराइड लवण नहीं होते। इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है। इसमें 48 से 52% पोटास पाया जाता है। इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी है ये। अब बात करते हैं इसके महत्व की। देखिए, पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती हैं और दानों, फलों तथा बीजों का उत्पादन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें जैव उर्वरक का वर्गीकरण आप हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक, दूसरा है फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। देखिए, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक, ये हेडिंग डालेंगे, तब लिखेंगे जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक निम्न हैं। इसमें पहले है राइजोबियम कल्चर, फिर एजोक्टोबैक्टर, नीली हरी शैवाल कल्चर और फास्फोबैक्टीरियन कल्चर।
उसके बाद हम देखते हैं राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि में किया जाता है इसका प्रयोग। उसके बाद इसके जैव उर्वरक को प्रयोग करने की जो विधि है वह क्या है कि राइजोबियम कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना ले और 200 ग्राम कल्चर घोल को मिलाते हैं और इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीज में मिलाते हैं। बीज को छाया में सुखाकर बो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं? मिश्रित उर्वरक के लाभ एवं हानियों को समझाइए। देखिए, 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक 3 मानक ग्रेड के होते हैं। कौन कौन से? एक है कम मानक, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग जो है 14 से कम होता है, जैसे 2-8-2 या 2-4-6, अर्थात नाइट्रोजन 2, फास्फोरस 8 के प्रतिशत में और ये 2 के प्रतिशत में पोटास। उसी प्रकार 2-4-6 का ग्रेड इसमें होता है। उसके बाद दूसरा होता है मध्यम मानक, इसमें तीनों का योग जो है 15 होता है और 25 तक, 15 से 25 तक। और एक होता है उच्च मानक, इसमें तीनों का योग 25 से अधिक होता है। उसके बाद हम देखते हैं लाभ। देखिए, मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है नंबर 1 पर। नंबर 2, इसमें पैदावार बढ़ जाती है। नंबर 3, किसान सरलता से प्रयोग कर सकता है। नंबर 4, इसे सुगमता से रखा जा सकता है। अब अगर इसकी हानि की हम बात करें, हानि की बात यह है कि जब मृदा में 1 या 2 तत्वों की कमी हो तो प्रयोग लाभकारी नहीं होता और इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे की तत्व की कमी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्राय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। जैव उर्वरक के हम लाभ लिखेंगे। देखिए, जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है, जैव पदार्थों को तीव्रता से सड़ाने में सहायक होता है, भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है और छठा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो यह था चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हाजिर होते हैं नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद।